गुप्तों की जो बात हो रही थी, तो गुप्तों के बाद यहाँ आपने देखा कि मगध पर किसका शासन रहा? मगध पर उत्तर गुप्तवंशी शासक, उत्तर गुप्तवंशी, ये गुप्तवंशी हैं और ये गुप्तवंश है और ये उत्तर गुप्तवंश है। इधर कनौज पर किसका शासन है? कनौज पर मौखरी है, मौखरी वंश के शासक। ठीक। उत्तर गुप्तवंशी शासकों का गुप्तों से क्या संबंध था? यहाँ उत्तर गुप्तवंशी शासकों का गुप्तों से जो संबंध है वह कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इतना संबंध है कि ये इनके सामंत थे, कोई वंशानुगत संबंध नहीं है इन दोनों में। नाम से ये न समझा जाए कि ये गुप्तवंशी इन्हीं के वंशज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके अधीन शासन कर रहे हैं इन क्षेत्रों पर। यहाँ इस वंश के जो पहले शासक हैं, संस्थापक कहिए, वो हैं कृष्णगुप्त। इस वंश के पहले शासक या संस्थापक जो हैं वो हैं कृष्णगुप्त। ठीक। तो कृष्णगुप्त किस स्थिति में है? इनके सामंत की स्थिति में। ये इनके सामंत हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने गुप्त शब्द का प्रयोग इसलिए किया हो क्योंकि लोग गुप्त वंश के जानकर इन्हें इस तरह का सम्मान आदि दें, क्योंकि उनके केंद्रीय भाग पे ये गुप्तों के पतन के पश्चात ये लोग अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं। 550 ईस्वी के आसपास ये लोग अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं यहाँ, और ये लोग अपने को यहाँ स्वतंत्र कर लेते हैं। हरिवर्मा यहाँ के पहले शासक हैं। ठीक। तो ये लोग अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास इस समय किए होंगे, लेकिन अभी ये स्वतंत्र नहीं है, अभी दोनों ही सामंत हैं। यहाँ आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा शासक होते हैं। हर्षगुप्त यहाँ शासक होते हैं। फिर जीवित गुप्त यहाँ शासक होते हैं। ये 3 पीढ़ियाँ इनकी सामंत शासक हैं। ये तीनों लोग सामंत हैं। किसके? गुप्तों के। गुप्तों के ये तीनों लोग सामंत हैं। ये तीनों लोग भी गुप्तों के सामंत हैं। अब यहाँ से जो इनका शासन शुरू होगा, तो यहाँ इनके जो, और यहाँ ईशान वर्मा, ये अब स्वतंत्र शासक हैं। इस वंश के ये स्वतंत्र शासक हैं। अच्छा, अब इनके जो सीमा क्षेत्र हैं वो आपस में टकराएंगे। ये इधर प्रसार करने का प्रयास करेंगे, ये इधर प्रसार करने का प्रयास करेंगे, बीच में टकराहट होगी। तो जब तक सामंत स्थिति में है तब तक किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा। इन दोनों के साथ वैवाहिक संबंध है। हर्षगुप्त की जो बहन है हर्षगुप्ता, इनके साथ इनका विवाह हुआ है, और जीवित गुप्ता की जो बहन है उत्तर गुप्ता, इनके साथ इनका विवाह हुआ है। ठीक। तो यहाँ तक अभी वैवाहिक संबंध है दोनों में। लेकिन यहाँ आकर जब दोनों स्वतंत्र स्थिति धारण कर लिए, तो एक दूसरे के साम्राज्य, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की सीमा को पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अब लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में यहाँ से अब संघर्ष शुरू हो गया। इनके जो लेख हैं आपके, अक्षर लेख उत्तर गुप्तों का और वैदरनाक लेख, ये दोनों बिहार से पाए गए हैं। अक्षर गया जिले से और वैदरनाक लेख यह आरा जिले से, ये दोनों लेख यहाँ से मिलते हैं। तो आदित्य सेन का यह अक्षर लेख है, शुरू से लेकर आदित्य सेन तक के शासकों का उल्लेख उसमें हुआ है। यहाँ से इनके जो लेख मिलते हैं मौखरी वंशों के,
तो इनके लेख जो आपको मिलते हैं वो आपके जौनपुर से एक लेख मिलता है, हरहा से एक लेख मिलता है, और इनके एक लेख मिलते हैं आपके नागार्जुनी पहाड़ी जो है, नागार्जुनी पहाड़ी से। ठीक, इस जौनपुर जो अभिलेख है इसमें ये जो 3 शासक इनके हैं, इन तीनों का उल्लेख इस जौनपुर लेख में हुआ है। प्रारंभिक जो 3 शासक हैं उनके इसमें उल्लेख होता है। नागार्जुनी और बराबरी पहाड़ी से जो इनका अभिलेख मिला हुआ है मौखरियों का, इसमें जो उल्लेख मिलता है आपके यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा, 3 शासकों का उल्लेख यहाँ से मिलता है। यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। ठीक, तो यहाँ से संघर्ष अब दोनों लोगों में शुरू हुआ, और इस संघर्ष में क्या हुआ, कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित कर दिया। कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित कर दिया, यानी ईशान वर्मा पराजित हो गए। अब इनके जो उत्तराधिकारी हैं शर्व वर्मा, और इनके जो उत्तराधिकारी हैं दामोदर गुप्त। अब शर्व वर्मा ने बदला लिया, शर्व वर्मा बदला लेंगे, और बदला लेके क्या करेंगे, दामोदर गुप्त की हत्या कर देंगे। तो अब दामोदर गुप्त की हत्या करके मौखरियों ने क्या किया, मगध पर अधिकार कर लिया। इनके साम्राज्य क्षेत्र में मालवा का भी क्षेत्र था, इसलिए अब उत्तर गुप्त वंशी शासक कहाँ के शासक बच गए, सिर्फ मालवा के शासक बच गए। इसीलिए हर्षचरित में गुप्त वंशी शासकों का जो उल्लेख होता है वो मालव राज के संदर्भ में इनकी संज्ञा मालव राज की दी गई है। यानी ये पहले से मालवा के शासक नहीं है, इनका मूल स्थान मालवा नहीं है, इनका मूल स्थान मगध है। जब इस पर इन मौखरियों ने अधिकार कर लिया मगध क्षेत्र पर, तब इनके अधीन सिर्फ मालवा का क्षेत्र रह गया, तो इसलिए ये मालवा में सिमट गए। तो दामोदर गुप्त यहाँ शासक हुए। इनके उत्तराधिकारी महासेन गुप्त हैं, महासेन गुप्त, और इनके उत्तराधिकारी आदित्य वर्मा हैं, अवंती वर्मा, सॉरी, इनके उत्तराधिकारी जो हैं अवंती वर्मा हैं। तो अब महासेन गुप्त क्या हो गए, इनके सामंत के रूप में इनके अधीन शासक बन गए, और इसी अधीन शासक के रूप में इन्होंने, जो अवसर लेख में कहा गया है कि इन्होंने लोहित्य क्षेत्र यानी लोहित्य नदी जो असम की नदी है, असम में कौन सी नदी है, असम क्षेत्र, लोहित्य क्षेत्र, यहाँ नदी शायद दामोदर है क्या, दामोदर, तो ये असम क्षेत्र, इसी को लोहित्य क्षेत्र बोला जाता है। तो दामोदर वाला जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे इन्होंने आक्रमण किया था, और इन्होंने यहाँ पर भास्कर वर्मा के सुवस्थित बर्मन, भास्कर वर्मा जो हैं उनके पिता को इन्होंने पराजित किया था, ऐसा अवसर अभिलेख में कहा गया है। तो यह विजय इन्होंने किस रूप में की थी, इनके अधीन शासक के रूप में की थी। अब यहाँ क्या हुआ, महासेन गुप्ता के 3 पुत्र हैं, महासेन गुप्ता के 3 पुत्र हैं, देवगुप्त, कुमारगुप्त और माधवगुप्त, कुमारगुप्त और माधवगुप्त। ठीक, देवगुप्त, कुमारगुप्त और माधवगुप्त ये एक पत्नी से हैं, ये दूसरी पत्नी से दोनों हैं। महासेन गुप्त ने देखा कि मौखरियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने वर्धन वंश यानी जो हर्षवर्धन का वंश है उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया, और इन्होंने महासेन, अपनी बहन महासेन गुप्ता जो हैं ये प्रभाकर वर्धन की माता हैं। तो महासेन गुप्ता जो हैं ये राज्यवर्धन, जो वर्धन वंश के संस्थापक हैं राज्यवर्धन, उनसे अपनी बहन महासेन गुप्ता का विवाह कर देते हैं।
महासेन गुप्ता का विवाह किससे कर देते हैं? राज्यवर्धन से। और उन्हीं के पुत्र प्रभाकर वर्धन है, यानी महासेन गुप्ता के पुत्र प्रभाकर वर्धन है और प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन है और राज्यवर्धन है। तो इन्होंने महासेन गुप्ता से वर्धन वंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। देवगुप्त जो है यह इन दोनों भाइयों को कोई अधिकार नहीं देना चाहता था। इस पर मालवा क्षेत्र पर कलचुरियों ने आक्रमण किया। तब मालवा क्षेत्र पर परमारों ने आक्रमण किया, तब यहाँ व्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसका लाभ उठाकर देवगुप्त ने यहाँ अधिकार कर लिया। और महासेन गुप्ता ने क्या किया था? इन दोनों भाइयों को प्रभाकर वर्धन के दरबार में पहले ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भेज दिया था। तो यहाँ देवगुप्त का अधिकार हो गया मालवा क्षेत्र पर। ठीक, यहाँ अब ये भी वर्धन वंश से अपना रिश्ता जोड़ेंगे। ये जो यहाँ अवंती वर्मन है, अवंती वर्मन के जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं ग्रहवर्मन। इनका विवाह किससे होता है? इनका विवाह हर्षवर्धन की, जो कौन है? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के साथ इनका विवाह होता है। यानी ये भी वर्धन वंश के साथ जुड़ गए, ये भी वर्धन वंश के साथ जुड़ गए। देवगुप्त ने क्या किया कि देवगुप्त इन सबों का दुश्मन है, इनका भी दुश्मन हो गया, इनका भी दुश्मन हो गया। तो देवगुप्त ने जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार का शासक था शशांक, उससे संधि कर ली और इसने क्या किया? यहाँ गृहवर्मन पर आक्रमण किया और इसे मार डाला। गृहवर्मन पर आक्रमण किया और इसे मार डाला। आगे की कहानी जो है हर्षचरित में वो ये है कि गृहवर्मन जब मार दिया गया, तब हर्षवर्धन के भाई जो राज्यवर्धन हैं उन्होंने इस पर आक्रमण किया और देवगुप्त को मार दिया। फिर हर्षवर्धन यहाँ आते हैं और अपनी राजधानी को कनौज में स्थानांतरित कर लेते हैं और राज्यश्री उनके साथ यहाँ शासन करने लगते हैं। यानी कनौज की शासिका कौन बन जाती है? राज्यश्री बन जाती है। ठीक, यहाँ अब ये जो माधवगुप्त हैं, माधवगुप्त जब हर्षवर्धन ने कनौज पर इसको जब मार दिया देवगुप्त को, तो माधवगुप्त मगध में किसके अधीन शासन करने लगते हैं? हर्षवर्धन के अधीन शासन करने लगते हैं। कुछ समय तक हर्षवर्धन के अधीन शासन करते हैं और 655 से 75 तक माधवगुप्त के बाद आदित्य सेन शासक बनते हैं। और आदित्य सेन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। और इन्होंने इनका जो अवसर लेख है, मंदर लेख है, इसमें इन्होंने बताया है कि हमने 3 अश्वमेघ यज्ञ किया। ये आदित्य सेन 3 अश्वमेघ यज्ञ का दावा करते हैं और साथ में ये भी दावा करते हैं कि हमने चोल राज्य की विजय की। किसकी विजय की? चोल राज्य की विजय की। हालांकि यह दावा इतिहासकार नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि हो सकता है चोल राज्य में तीर्थ यात्रा के लिए गया हो और वहाँ के राजा इसे कुछ उपहार दिए हों। ठीक, इसके बाद यहाँ कनौज में इनके बाद जो शासक आते हैं वो आपके यशोवर्मन, वो भी एक उल्का की भांति आते हैं 640 ईस्वी के आसपास और 670 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर जो है इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ तक इनसे जो आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, जो आपके प्रश्न मिलेंगे, वो सारी बातें यहाँ हो गई इसमें। अब मौखरियों के यही एक शाखा नहीं है, ये मौखरियों की मुख्य शाखा है। मौखरियों की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। तो अगर मौखरियों की बात करेंगे तो मौखरियों की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। मौखरी वंश की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। एक शाखा है आपकी दक्षिणी बिहार की शाखा है, और जिसमें नागार्जुनी और बराबर से जो लेख मिला है। एक शाखा आपकी गंगा घाटी की शाखा है और दूसरी शाखा राजस्थान की शाखा है, बड़वा यूप लेख यहाँ से मिला है।
बड़वा उपलेख यानी राजस्थान के बड़वा में एक यज्ञ यूप पर, जो यज्ञ स्तंभ होता है, यज्ञ ऊप पर यह लेख अंकित है। यानी बड़वा में भी, राजस्थान में भी इनकी एक शाखा थी, इनकी एक शाखा बिहार की है और इनकी एक शाखा गंगा घाटी की है। यही इनकी मुख्य शाखा है। इनकी राजधानी कनौज है, जिनको हम लोगों ने अभी देखा। ठीक, तो मौखरियों की ये 3 शाखाएं। इसके बाद एक बल्लभी के मैत्रक हैं। बल्लभी के मैत्रक भी किसके अधीन शासन कर रहे हैं? गुप्तों के अधीन शासन कर रहे हैं। इस बल्लभी के मैत्रकों का संस्थापक जो है भट्टारक है। भट्टारक, तो बल्लभी के मैत्रकों को भी देख लें। जो बल्लभी के मैत्रक हैं, बल्लभी के मैत्रक शासक जो हैं, ये आपका इनका संस्थापक भट्टारक है। संस्थापक कौन है? भट्टारक। भट्टारक इनका संस्थापक है। इसके बाद जो शासक हैं धरसेन हैं, ध्रुवसेन प्रथम हैं। ये जो दोनों हैं, ये अपने को ये सेनापति कहते हैं। ये सेनापति, ठीक, ये अपने को सेनापति कहते हैं। इनकी उपाधियां सेनापति की है, यानी गुप्तों के अधीन ये सैनिक थे। यहाँ से ये लोग, इनकी उपाधियां क्या हो जाती है? ये महाराज की उपाधि हो जाती है। महाराज की उपाधि, यानी ये कौन क्या हो गए? सामंत हो गए। किसके? गुप्तों के। इन्होंने ध्रुवसेन प्रथम के 16 दान पत्र मिले हैं। 16 दान पत्र मिले हैं। ध्रुवसेन के जो उत्तराधिकारी हैं, ये इस दान पत्र में क्या कहते हैं? तत्पादानुध्यात। तत्पादानुध्यात किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वह राजा के सेवक के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये गुप्तों को तत्पादानुध्यात कहते हैं, मतलब अपने को गुप्तों का तत्पादानुध्यात कहते हैं। ध्रुवसेन के बाद के जो शासक हैं वो इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी लगभग 550 ईस्वी तक आते आते ये जो आपके मैत्रक शासक हैं, ये भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिए। विक्रमादित्य, धर्मादित्य। विक्रमादित्य इसका एक, इसी वंश का एक शासक है। विक्रमादित्य धर्मसेन, यह जो है, इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख ह्वेनसांग करता है। ह्वेनसांग इसका उल्लेख किया है और वह कहता है कि यह जो है कहाँ का शासक था? मोलापो, यानी मालवा का शासक है। यह कहाँ का शासक है? मालवा का शासक है। और ह्वेनसांग बताता है कि इसने एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण किया था। एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण किया था। और यही विक्रमादित्य यानी ह्वेनसांग के शब्दों में शीलादित्य। तो ये एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण किया था। और क्या करता था? वर्ष में एक सभा बुलाता था। एक सभा बुलाता था जिसमें सभी क्षेत्र के विद्वान शामिल होते थे। ठीक, इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो है ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय, इसी को ध्रुव भट्ट भी बोला जाता है। ये ध्रुव भट्ट भी है, इसी को ध्रुव भट्ट भी बोला जाता है। यह ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन शासक है। किसका समकालीन शासक है? हर्षवर्धन का। और यह हर्षवर्धन का क्या है? हर्षवर्धन का दामाद है। इसे ह्वेनसांग हर्षवर्धन का दामाद कहता है। यह हर्षवर्धन के दोनों जो सभाएं थी, कनौज वाली और प्रयाग वाली, दोनों में शामिल हुआ था। तो ध्रुवसेन द्वितीय या ध्रुव भट्ट हर्षवर्धन का दामाद है। इस वंश की जो उपलब्धियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी बल्लभी को शिक्षा का केंद्र बनाना है। बल्लभी शिक्षा का केंद्र हो गया। इतिसिंह कहता है कि यहाँ 100 विहार थे और 6000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे। और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वह अधिकारी बनते थे। यानी विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के पदों पर यहाँ के विद्यार्थियों की नियुक्ति होती थी। गुणमती और स्थिरमती यहाँ के आचार्य थे। तो बल्लभी का जो विश्वविद्यालय है वह इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो यहाँ तक हम लोग कहाँ तक कर ले गए?
ठीक है, सभी को नमस्कार। और तो अब हम लोगों का इसमें जो एक बड़ा सा राजवंश है, बड़ा नाम है, वो है हर्षवर्धन और त्रिकोणात्मक संघर्ष। तब इसने में यहाँ की कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो कल हम लोग वर्धन वंश और त्रिकोणात्मक संघर्ष को कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।